वेलकम सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 11 बजकर 15 मिनट हुए हैं, 11:15 बजे का टाइम हो चुका है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जीएस स्पेशल का बैच है दोस्तों। ये नया बैच है जीएस स्पेशल का। आप सभी लोगों को इस आप सभी लोगों का इस नए बैच में जीएस स्पेशल के हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। मैं अभिषेक सुमन अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। और ध्यान रखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। और आप जानते हैं कि जब हम जीएस की बात करते हैं, जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज में या जीएस में हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हमें कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जीएस स्पेशल में, जिसमें इंडियन हिस्ट्री हमारे पास होता है, इंडियन पॉलिटी हमारे पास होता है। इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें इस बैच में पढ़ने होंगे। तो आ जाइए, सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। ये जीएस स्पेशल का बैच है। आज 16 मई 2022 है और आज से ही इस नए बैच का क्या होता है, शुभारंभ होता है, शुरुआत होती है। मैं आपको दोस्तों एक बार बता देता हूं कि ये जो जीएस स्पेशल का बैच है, इसमें हम केवल और केवल जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन के बारे में बात करेंगे। और जीएस का जो लेवल रहेगा वो आप ये मान के चलिए वो ग्रेजुएट लेवल के वनडे एग्जामिनेशन का रहेगा। कहने का मतलब, यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, यदि आप स्टेट के किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, या आप स्टेट पुलिस सर्विस की तैयारी करते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो जो इस जीएस लेवल के बैच का हम लेवल रखेंगे, ठीक है, वो ग्रेजुएट लेवल के ही जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं वो लेवल रख कर हम क्या करेंगे, इस जीएस स्पेशल बैच में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, डेली बेसिस पर यहाँ पर लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको वीओडीज मिलेंगी, यानी कि वीडियोस ऑन डिमांड। आपको वीओडीज भी मिलेंगी, वीडियोस ऑन डिमांड, जिसमें इस पूरे के पूरे बैच की जितने भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी, आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको किसी भी टॉपिक को करना है, कोई भी टॉपिक आपको तैयार करना है, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, वीओडी से कोई भी टॉपिक निकाल कर उसका वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किस किस समय पर कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, वो सारा का सारा जो टाइम है, वो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन, आपके बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे पास जीएस स्पेशल में दो सब्जेक्ट्स रहेंगे। आई एम अभिषेक सुमन, मेरा नाम अभिषेक सुमन है। और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, भारतीय इतिहास और भारत की राज्य व्यवस्था, ये दोनों के दोनों जो मेन टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये दोनों के दोनों मेरे पास रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। और लाइव के साथ साथ आपको वीडियोस भी इसमें दिए जाएंगे। और एक और चीज, डेली बेसिस पर यहाँ पर मैं जो भी आपको करवाऊंगा, जो भी बोर्ड पर आपको लिखवाऊंगा, उन सब का पीडीएफ, मतलब कि जो बोर्ड के नोट्स होंगे उनका भी पीडीएफ बनाकर मैं आपको अपलोड करवाऊंगा। और साथ के साथ आप चाहें तो खुद अपने हाथों से अपनी नोटबुक में भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी कि 1 साल है। 1 साल तक ये एप्लीकेशन में आपके पास बैच बना रहेगा। लेकिन यदि हम कोर्स कंप्लीट करने की ड्यूरेशन की बात करें, तो आप मान के चलिए लगभग 4 महीने हमें लगेंगे, 4 से 4.5 महीने सारा का सारा सिलेबस फिनिश करने में। क्योंकि आप जानते हैं जीएस बहुत वास्ट है, हमें उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और काफी ज्यादा कंटेंट होता है, ज्यादा सिलेबस होता है जीएस में। तो उन्हीं सब को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। उन्हीं सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी जीएस से रिलेटेड, कि हम इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या सब्जेक्ट से क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं।
बीपीएससी मेरे भाई, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार सिविल सर्विस की या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आप उसके लिए, ठीक है, स्टेट पीसीएस कैटेगरी में जाइए और वहां पर आप सब्जेक्ट स्पेशल बैच ले सकते हैं। यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की, तो आप उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशल बैचेस लीजिए। हालांकि ये बैच भी यदि आप लेंगे तो वो आपको मदद जरूर करेगा, ठीक है ना, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीएस स्पेशल से आपको सारे का सारा कंटेंट और सारे के सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा वास्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हिस्ट्री स्पेशल लीजिए, पॉलिटी स्पेशल लीजिए, ज्योग्राफी स्पेशल लीजिए, इकोनॉमी स्पेशल लीजिए, वो सारी की सारी चीजें। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। जीएस स्पेशल बैच, ये है जीएस स्पेशल 40 बैच, जिसकी शुरुआत आज से होती है और आज से ही हम इसका क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, या इतिहास के बारे में। चलिए जी, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जीएस में, आप जानते हैं। तो मेरे पास दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और पॉलिटी भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं क्या है इतिहास, और इतिहास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें कवर करनी है। चलिए, तो जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हिस्ट्री, मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा इतिहास, तो आप सब जानते हैं कि जैसे ही हिस्ट्री को हमने देखा, जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा इतिहास, तो हमारे दिमाग में सबसे ही पहली बात क्या आई कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अपने पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में। इसमें हम अपने पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे, बुजुर्गों ने और विद्वानों ने ऐसा कहा है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी जानकारी देने वाले ही एक ग्रंथ को और उसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है या इतिहास कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही इतिहास होती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है भाई। अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ को इतिहास तो कहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट में, अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हों, वो सारी की सारी ही क्या कहलाए, इतिहास कहलाए। यदि सारी की सारी इतिहास नहीं कहलाती हैं तो कौन सी कहलाती हैं? तो ध्यान रखेंगे, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, जिनके होने के हमारे पास स्रोत हैं। लेकिन यदि किसी भी अतीत में घटित हुई घटनाओं का हमारे पास ना तो कोई सोर्स है ना ही कोई स्रोत, तो फिर आप उसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। फिर तो वो केवल क्या कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। फिर तो वो केवल और केवल अतीत ही कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये बना है एक यूनानी शब्द से डिराइव होकर। हिस्ट्री बना है एक ग्रीक वर्ड से, एक यूनानी शब्द से, जो कहलाता है हिस्टोरिया।
एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। इसी हिस्टोरिया से डराइव होकर क्या बना है? हिस्ट्री बना है। हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हिस्टोरिया कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सबसे पहले एक यूनानी पर्सन ही था। सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन, एक यूनानी व्यक्ति ही था, जिसका नाम था हेरोडोटस। इसी हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एक बुक लिखकर, एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। इसकी बुक का नाम, इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और क्योंकि, ध्यान रखेंगे, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने की दी थी? हेरोडोटस ने दी थी। इसीलिए इसी हेरोडोटस को ही तो क्या कहा जाता है? ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसी को कहा जाता है इतिहास का पिता। ये कहलाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। सर वीओडी कंप्लीट होने के बाद लाइव अटेंड करना है? जी जरूरी नहीं है, आपके पास चॉइस है। मैंने कहा ना, आपके पास चॉइस है। आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं, लाइव अटेंड कीजिए। आप लाइव अटेंड नहीं करना चाहते हैं, आप वीओडी से कीजिए। देखो, तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक आप जैसे कि सुबह 11:15 बजे से क्लास है, तो आप सुबह 11:15 बजे एप्लीकेशन खोलकर मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं और इस क्लास को लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस बैच में एडमिशन ले लिया है, लेकिन 11:15 बजे उन्हें कुछ काम होता है, उनकी कोई क्लास होती है, उन्हें कहीं जाना होता है। तो वो लोग क्या करेंगे? ये क्लास खत्म होने के बाद पूरे दिन में उन्हें जब भी समय मिलेगा, तब वो आज की क्लास को क्या कर लेंगे? अटेंड कर लेंगे। और एक तीसरी टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा होशियार होते हैं। उन्हें ना तो इस बात से मतलब होता है कि आज हिस्ट्री की क्लास कितने बजे थी, ना ही उन्हें इस बात से मतलब होता है कि आज हिस्ट्री वाले सर ने क्या टॉपिक पढ़ाया था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है वीओडी से। कहने का मतलब, सारे के सारे कंटेंट के वीडियो से उन्हें मतलब होता है। और वो हमेशा क्या करते हैं? टीचर के भरोसे नहीं बैठते हैं, और इस भरोसे नहीं बैठते हैं कि जब टीचर आएगा, लाइव पढ़ाएगा, तो हम तब पढ़ेंगे इस टॉपिक को या उसके बाद पढ़ेंगे। वो लोग क्या करते हैं? वीओडी से एक ही दिन में 4-4 5-5 क्लासेस अटेंड करके सारा का सारा सिलेबस जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है करने के लिए, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारी तरफ से आपका पूरा स्वागत है। आपको लाइव आना है, लाइव आइए। लाइव के बाद उसे वॉच करना है डबल स्पीड पर, तो आप वो कीजिए। या फिर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या उससे अलग ही कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप वीओडी से पढ़ लीजिए। दैट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, क्योंकि हेरोडोटस ने ही तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन सोर्सेस के आधार पर या जिन स्रोतों से अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वो सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। या तो वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस,
या तो वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत, और ध्यान रखेंगे जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इंस्क्रिप्शंस को, मॉन्यूमेंट्स को, स्टैचूज को, कॉइन्स को, और उन सभी अवशेषों को जो हमें अतीत की जानकारी देते हैं। इंस्क्रिप्शंस को आप लिख सकते हैं अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, सिक्के और विभिन्न अवशेष, यही सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। तो मैंने आपसे कहा ना कि अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ही ग्रंथ को इतिहास कहते हैं, लेकिन वो जानकारी हमें किस माध्यम से मिल सकती है? या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल सकती है, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनमें इन सभी चीजों को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। और दूसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। एक कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत, और ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये रिलीजियस होंगे, यानी कि धार्मिक, जैसे कि हमारी रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे बौद्ध ग्रंथ, हमारे जैन ग्रंथ, ये सारे के सारे ही तो क्या कहलाते हैं? रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज या धार्मिक साहित्यिक स्रोत। और यदि ये धार्मिक हो सकते हैं, यदि ये धार्मिक हो सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये गैर धार्मिक भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक, जिसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो हैं लिटरेरी सोर्सेज, लेकिन रिलीजियस नहीं है, लेकिन नॉन रिलीजियस है। और तीसरे प्रकार के कहलाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या हिंदी में आप लिख सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी यात्रियों का वर्णन। ये तीन प्रकार के होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। आप जानते हैं प्राचीन काल से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में या विभिन्न विभिन्न राजाओं के शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री भारत में आए हैं, कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स भारत में आए हैं जिन्होंने भारत में आकर कुछ समय बिताया है। और जब वो भारत से वापस लौटे हैं तो उन्होंने जाकर जब अपने वृत्तांत लिखे, जब उन्होंने अपनी पूरी की पूरी यात्रा या जर्नी के बारे में लिखा,
तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया किसको, इंडिया को। जैसे गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था फाहियान, जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग, जैसे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ये सारे के सारे क्या थे, विदेशी यात्री थे, सारे के सारे फॉरेनर ट्रैवलर्स थे। लेकिन भारत में आए, उन्होंने अपनी जर्नी को लिखा, एक्सप्लेन किया, और उसी में हमें जानकारी मिली किसके बारे में, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में। और सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कोई भी घटनाएं घटित हुई हैं और उसके होने के हमारे पास या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं या तो लिटरेरी सोर्सेज, तो आप उन्हें इतिहास कह सकते हैं। कहने का मतलब, अतीत में घटित हुई कोई भी घटना यदि इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है, तो आप उसे बाइज्जत अदब क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। कि लेकिन यदि अतीत में घटित हुई घटनाओं का ना तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो और ना ही लिटरेरी सोर्स, तो फिर आप उसे हिस्ट्री नहीं, केवल क्या कह सकते हैं, पास्ट कह सकते हैं, केवल अतीत कह सकते हैं। सर क्या इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों कवर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। पास्ट कितने इयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? कम से कम मेरे हिसाब से भाई 5 से 10 साल के तो करने चाहिए, 5 साल तो कम से कम करने चाहिए, 5 इयर्स। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से, आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे। नोट कीजिए फटाफट, नोट करके मुझे बताइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। डन, नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर दिस जीएस स्पेशल बैच, इस जीएस स्पेशल बैच के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जीएस में और हिस्ट्री में पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। तो हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। और आप जानते ही हैं इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशियंट इंडिया या
प्राचीन भारत। सबसे पहला पीरियड, सबसे पहला पार्ट हिस्ट्री का कहलाता है एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। दूसरा कहलाता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और तीसरा पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। कहने का मतलब भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो तीन मेजर पार्ट्स कहलाते हैं एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यदि हम इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इन तीनों पार्ट्स में सबसे पुराना और सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। इसीलिए हम एंशियंट इंडिया को, प्राचीन भारत को फर्दर डिवाइड करते हैं तीन मेजर पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या जो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पीरियड कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड, या ऐतिहासिक काल। सबसे पहला एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो केवल अवशेषों पर आधारित है, जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जिस समय मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था और ना ही मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार किया गया था। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के हमें अवशेष तो मिले हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन सबको पढ़ने में अभी तक भी सफलता हासिल नहीं की गई है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार तो कर लिया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपनी लिपियों में क्या लिखा ये हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, ये हम कभी पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय की जो लिपियां थी उन्हें पढ़ने में हम आज तक भी क्या है, असफल है। तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब वो काल जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज, कहने का मतलब अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं। और जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें
पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। उसी को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड, वही कहलाता है ऐतिहासिक काल। अब यदि हम इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे लंबा और सबसे पुराना पीरियड कौन सा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। ध्यान रखेंगे ये दो एजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज या पाषाण युग, और दूसरा कहलाता है कॉपर एज या ताम्र युग। स्टोन एज और कॉपर एज, पाषाण युग और ताम्र युग में डिवाइडेड है अकेले प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों का या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था उसे स्टोन एज, उसे पाषाण युग कहा जाता था। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस धातु को खोजा? कॉपर, तांबा। और जैसे ही मनुष्य के द्वारा कॉपर या तांबे का आविष्कार कर लिया गया या तांबे की खोज कर ली गई, तो वी एंटर्ड इनटू विच एज? वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम ताम्र युग में प्रवेश कर गए, जहां पर पत्थरों के साथ साथ अब तांबे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों में सबसे लंबा, ज्यादा लंबा और ज्यादा पुराना जो पीरियड रहा वो रहा स्टोन एज, वो रहा पाषाण युग। इसीलिए स्टोन एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। पैलियोलिथिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अब तीनों पीरियड्स में क्या अंतर है? पैलियोलिथिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ध्यान रखेंगे वो पीरियड है, वो काल है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे होगा इस बात से पूरी तरीके से वो वंचित था। ये वो समय है जिसमें मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था और भोजन संग्राहक के रूप में ही वो मुख्य रूप से काम किया करता था। उसका काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना, जगह बदल बदल कर रहना और बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाकर उनसे जानवरों का शिकार करना हुआ करता था। मैंने गलती से यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल दोबारा लिख दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं ये क्या है, पूरा पाषाण काल। तो इस पीरियड में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था और भोजन संग्राहक और फूड गैदरर के रूप में काम किया करता था। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, जैसे जैसे मनुष्य या मानव मस्तिष्क का विकास हुआ तो मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन इन मेसोलिथिक पीरियड। तो ध्यान रखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में या मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा
पशुपालन की शुरुआत की गई और ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। लेकिन धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, और जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई उसी को क्या कहा गया? नियोलिथिक पीरियड कहा गया। और यदि आप इन सारे के सारे पीरियड्स को तिथियों में विभाजित करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ईसा के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर ईसा के जन्म से लगभग 8,000 साल पहले तक का पीरियड, यानी कि 5 लाख बीसी से लेके लगभग 5 लाख बीसी से लेके लगभग 8,000 बीसी तक के पीरियड को ही क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, या पूरा पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद लगभग 8,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक के पीरियड को ही क्या कहते हैं? मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। ये कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। कहने का मतलब कुल लगभग 4,000 साल का पीरियड, और 4,000 बीसी से लेके लगभग 2,500 बीसी तक के पीरियड को ही क्या कहा जाता है? नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। लगभग 1,500 साल का पीरियड, 4,000 बीसी से लेके 2,500 बीसी तक का पीरियड। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ईसा को जन्म लेने में लगभग 3,000 साल बाकी थे तो मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहले धातु की खोज कर ली गई, जो था कॉपर। और लगभग 3,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी तक का पीरियड ही क्या कहलाता है? कॉपर एज या ताम्र युग कहलाता है। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 2,500 साल बचे थे, यानी कि जब हम 2500 बीसी में पहुंचे, तो 2500 बीसी ही वो पीरियड था जिसमें मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, जिसमें मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। और जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, तो आप जानते हैं कि हम प्रवेश कर गए किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में या आद्य ऐतिहासिक काल में। और जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश किया हमने, तो वहीं पर हम पढ़ेंगे अपने देश की दो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने परिपक्व चरण में, अपने मैच्योर्ड पीरियड में रही 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक। और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन, या दूसरी कहलाती है वैदिक सभ्यता, जो 1500 बीसी से लेके लगभग 600 बीसी तक का पीरियड है। नोट करेंगे।
इसके बाद 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी तक का जो पीरियड है, इसे हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 712 ईस्वी में हमारे देश पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन होगा, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होगा, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाएगा। तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु तक लगभग 1000 साल का पीरियड, 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, इसी में हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, इसी में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। इसी में हमें पढ़ना है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होगी 1707 ईस्वी में, तो 1707 ईस्वी से लेके 1947 तक के पीरियड को हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के रूप में। और इस मॉडर्न इंडिया में भी 1885 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यदि हम इन तीनों हिस्ट्रीज की यदि हम बात करें या हिस्ट्री के इन तीनों पार्ट्स की बात करें, तो आप जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न इंडिया, उसके बाद मेडिवल इंडिया, और फिर एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। तो कहने का मतलब इन्हीं तीनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट से हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री को। तो सबसे पहले दोस्तों हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, और उसके बाद हम कवर करेंगे मेडिवल और एंशिएंट। मॉडर्न इंडिया को हम सबसे पहले लाइव शुरू करेंगे। और जब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, हाँ एक और चीज, आप नोट्स सेक्शन में जाइएगा। नोट सेक्शन में आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा कि इस बैच में हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाएंगे, वो सारा का सारा सिलेबस आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप वहां से सिलेबस भी चेक कर लीजिएगा। तो ये रहेगा भारत का इतिहास, ये रहेगा इंडियन हिस्ट्री, जो हम कवर करेंगे किसमें, अपने अपकमिंग लाइव क्लासेस में या लाइव बैचेस में। अब किसी को इस बैच से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरे के पूरे क्लास में लगातार आप लोग मुझे फालतू में मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, भगवान जाने क्यों। अब बताइए किसको क्या क्या पूछना है, अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है भाई एसएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में, इसलिए हम इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री केवल हिस्ट्री स्पेशल बैच में होती है। बुक कौन सी लेनी है, यदि आपको कोई बुक लेनी है, ठीक है ना, तो आप लीजिएगा मेरी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है हिस्ट्री की। अदरवाइज बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल और केवल क्लास अटेंड कीजिए और नोट्स बनाइए। लूसेंट पढ़ें क्या, ये तो आपकी मर्जी है भाई, ये तो आपकी मर्जी है लूसेंट पढ़ना ना पढ़ना, इसमें मैं कहाँ से बता सकता हूँ
कि आप लूसेंट पढ़ें या ना पढ़ें। किताब कोई भी पढ़े, दुनिया की हर किताब अच्छी होती है भाई। सीजीएल के लिए सफिशिएंट होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। दिस बैच इज फॉर ऑल एग्जाम्स। यहाँ पर ऑल एग्जाम्स का मतलब है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, और वो भी वन डे एग्जामिनेशंस। यदि आपको आईएएस पीसीएस के लिए करना है तो आप हिस्ट्री स्पेशल या पॉलिटी स्पेशल या ज्योग्राफी स्पेशल यानी कि सब्जेक्ट स्पेशल बैच में जाइए। सर सीजीएल के लिए सफिशिएंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के ही पीरियड को हम लिखते हैं ईसा पूर्व। जी, अगला सवाल। अगला कोई सवाल किसी का पूछ लीजिए, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे और कल सेम टाइम मिलेंगे आपसे 11:15 बजे। और 11:15 से लेकर कल से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे पास कमेंट नहीं आया, इसका मतलब कमेंट हैंग हो गए हैं। हाँ जी, तो ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी और कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे और कल से शुरू करेंगे आपका सिलेबस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।